पक्का उसी ने मारा है उन दोनों को। इस जानकारी के मद्देनजर कातिल उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। फिर बेगुनाह होता तो झूठ पर झूठ क्यों बोल रहा होता? झूठ पर झूठ नहीं, सिर्फ एक झूठ, और ये कि स्वीटी के साथ फिजिकल रिलेशंस के बारे में उसने साफ इनकार कर दिया था। क्योंकि पहली मुलाकात में तो उसने जो कुछ कहा था वो महज हमारा ध्यान भटकाकर भाग निकलने की कोशिश का हिस्सा भर था। वैसे कोशिशें भी बेगुनाहगारी किया करते हैं। यानी पुजारी की तरफ अभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है? जा रहा है भाई, न जाने का क्या मतलब है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम सस्पेक्ट इस वक्त मुझे सुमित सबरवाल दिखाई दे रहा है। बजाज हस्बैंड वाइफ को पक्का उसी ने मारा है। अंशिका को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे लगता था कि स्वीटी को गायब करने में उसी का हाथ था, जो कि वह पहले ही हमारे सामने कबूल कर चुका है। रही बात बजाज के कत्ल की, तो हो सकता है बतौर कातिल वह सुमित को, लगता है भांग वांग खाकर बैठे हो। वो थोड़ा हंसकर बोल मैं थोड़ा हंसकर बोला, क्या बक रहा है? भूल गए कि वह हमारी हिरासत में है? ऐसे में वह अमित बजाज का हत्यारा कैसे हो सकता है? हद है यार, मैं सच में भूल गया था। लेकिन कातिल एक के बजाय दो लोग भी तो हो सकते हैं। एक वह जिसने अंशिका के साथ रेप करके उसे कत्ल कर दिया, दूसरा वह जो अमित बजाज को खत्म कर दिया। उम्मीद तो नहीं, क्योंकि वारदात का शिकार बने अंशिका और अमित हस्बैंड वाइफ थे, इसलिए मुझे यकीन है कि कातिल भी कोई एक ही जना होगा। रही बात हत्या के मोटिव के, तो देख लेना अंत पंत उसका संबंध दोनों के अजीबोगरीब अफेयर के साथ जुड़ा ही दिखाई देगा, फिर चाहे कातिल कोई भी क्यों ना हो। इससे पहले कि मैं मेरी बात के जवाब में कुछ कह पाता, गरिमा देश पांडे को वहां पहुंचा देखकर उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठा। सिंगिनी का अभिवादन करने के बाद उसके इशारे पर वापस बैठ गया। ऊब नहीं जाते आप गोखले साहब? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। किस बात से? लाशें बिछाते हुए। इस बात का जवाब मुझसे बेहतर आप जानती हैं मैडम। कम से कम अब तो यकीन कर लीजिए कि अंशिका बजाज के कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, ऐसा ऐसा क्या हो गया? अमित बजाज का कत्ल, दोनों कारनामे किसी एक शख्स के जान पड़ते हैं, और मैंने क्योंकि इसे नहीं मारा, इसलिए जाहिर है कि अंशिका को भी नहीं मारा होगा। हमें कैसे जब मान लें कि आपने बजाज को नहीं मारा? लगता है चौहान साहब ने आपको बताया नहीं। अगर आपका इशारा मर्डर वेपन की तरफ है, तो जिसके बारे में मैं जिसके बारे में आपने ख्याल जाहिर किया था कि वह आपका हो सकता है, तो बताया था। मगर नहीं, मकतूल के सीने में पेशवस्त चाकू आपके किचन से चुराया गया है नहीं हो सकता, क्योंकि वह इधर के ही एक नाइफ सेट का हिस्सा था, जिसमें से 5 अभी भी स्टैंड पर मौजूद हैं, और छठा वो है जो उसके सीने में घुसा दिखाई देता है। ये बात तो मेरे हक में जाती है? नहीं जाती। आपकी जगह कोई आम आदमी होता तो मैं पक्का उसे इनोसेंट मान लेती। ये सोच कर कि अगर वह कातिल होता तो पुलिस को फ़ोन करके ये हरगिज भी नहीं कहता कि मर्डर वेपन उसकी खुद की मिल्कियत है। मगर आप हैं गोखले साहब, मतलब एक ऐसा इंसान जो कमाल की सूझबूझ रखता है। आपने जानबूझकर पुलिस के सामने ये शक जाहिर किया कि मकतूल के सीने में घोंपा गया चाकू आपका था। ये संभावना भी जाहिर कर बैठे कि उस पर से आपके फिंगरप्रिंट बरामद हो सकते थे, जबकि आपको खूब पता है कि वो चाकू आपका नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं। आप जितनी नहीं, जो केस का रुख अपने हक में करने के लिए अपने अपने खिलाफ बोल गया। ये सोच कर कि पुलिस उस बात के गलत साबित होने से उसे इनोसेंट मान लेगी, जो किसी की सोच का एडवांस में अंदाजा लगा लेने का गुण मुझ में नहीं है। इसलिए अंतर्यामी तो आप हुए गोखले साहब। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो खामखा पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचता। नहीं, आपने ध्यान खींचा नहीं, बल्कि उसे भटकाने की कोशिश की है। गजब का टैलेंट है आप में। कितनी खूबसूरती के साथ खुद की तरफ उठने जा रही उंगली को किसी अनजान शख्स की तरफ मोड़ दिया। आपकी इस कमाल की डिटेक्टिव रीजनिंग के आगे मैं नतमस्तक हूँ मैडम। कमाल इसलिए क्योंकि आप अपनी सोच के दायरे से बाहर निकल कर कुछ देखना ही नहीं चाहती, जबकि ज़रूरत बस एक नज़र इधर उधर मारने की है और मैं तुरंत आपको बेगुनाह दिखाई देने लगूंगा। नहीं, प्राइम सस्पेक्ट तो आप ही हैं। इस बार मैं आपको हिरासत में लेने की गलती नहीं करूंगी, बल्कि इंतज़ार करूंगी आपके खिलाफ हासिल होने वाले उन अकाट्य सबूतों को जो बस हमारे हाथ लगे ही समझिए। वैसा वक्त कभी नहीं आएगा मैडम। हर अपराधी यही सोचता है गोखले साहब,
कि इतनी होशियारी बरती है कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा था कि इसका पता उसे तब चलता चलता जब कोर्ट में हम उसका किया धरा प्रूव कर चुके होते हैं। जबकि आपके मामले में तो मैं तो उतना नहीं उतना भी नहीं करना हमें। ज़रा फोरेंसिक रिपोर्ट लेने दीजिए, फिर आपका मुकाम जेल में होगा, इसकी गारंटी मैं भी की देती हूँ। गोया मैडम जी आजकल दुश्मनी मानने लगी हैं मेरे से। ऐसा ऐसा है तो नहीं, लेकिन आप समझना चाहें तो खुली छूट है, क्योंकि आपकी सोच पर मेरा कोई अख्तियार नहीं है। कहकर क्षण भर रुकने के बाद कमीने ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया। आप खुद को कबूल करेंगे नहीं, इसलिए मैं ये बता देती हूँ कि अमित बजाज के एक कत्ल की नौबत क्यों आई। आप जानती हैं? बेशक जानती हैं। तो फिर ज़रूर बताइए। हंसिका की बात के बाद जब हमने आपको हिरासत में लिया और बात आज़ाद कर दिया, तो उन्हें लगा जैसे किसी वजह से हम आपका फेवर कर रहे हैं। फिर जैसे ये मालूम पड़ा कि चौहान के साथ आपकी दोस्ती थी, कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि पुलिस आपको बचाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। उस सोच ने उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा कर रख दिया, जो कि लाजमी भी था। आखिर कत्ल उनकी बीवी का हुआ था, कैसे वह कातिल को अपने नज़रों के सामने छुट्टा घूमता देख सकते थे। यही वजह रही कि जो वह कल शाम अपने फ्लैट का फेरा लगाने से भी नहीं चूके। वहाँ आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई मैं नहीं जानती, लेकिन अंदाज़ा ये है कि उस मुलाकात में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसका कोई मतलब उस वक्त तो समझ में नहीं आया, मगर आज अचानक ही उनके दिमाग की घंटी बजी और वो सब समझ गए। अगर ऐसा था तो उसने फ़ोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सीधा पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर दिया? नहीं बुलाया था। हुआ ये था कि बात कमर में समझ में आते ही वह इस हद तक उत्साहित हो उठे कि उसी वक्त आपको फ़ोन करके न सिर्फ उस बारे में बता दिया, बल्कि ये धमकी भी दी कि अगर आपका सच बच पाना नामुमकिन था। बस यही वह गलती थी जो उनकी जान की दुश्मन बन गई। आपकी आपकी बजाय उन्होंने पुलिस को कॉल किया होता तो न सिर्फ जिंदा बच पाते, बल्कि आप पुलिस लॉकअप में पड़े छटपटा रहे होते हैं। खाम ख्याली है आपकी। बजाज ने मुझे स्वीटी की गुमशुदगी से रिलेटेड कोई बात बताने के लिए बुलाया था, न कि धमकी देने के लिए फ़ोन किया था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरी सेक्रेटरी ने देखा। बड़े धैर्य से देखा और बड़े धैर्य से बोला। जब जब कई बार कॉल करने के बावजूद मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हासिल नहीं हुआ, तो उसने शीला को फ़ोन करके कहा था कि मुझसे कांटेक्ट करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचने को बोल दे। वह आपकी एम्प्लॉई है, इसलिए उसके कहे पर यकीन नहीं किया जा सकता, और कॉल रिकॉर्ड का हवाला देना बेकार होगा, क्योंकि उससे ये साबित नहीं किया जा सकता कि बजाज का फ़ोन सच में आपकी सेक्रेटरी ने उठाया था, न कि आपने। हमें ये भी कैसे पता लगे कि आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी? बजाज ने आपको धमकी दी थी या अपने बंगले पर आने के लिए आमंत्रित दिया था? चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात रख लेता हूँ। अब ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, मुझे बताइए कि मेरे मुंह से ऐसा क्या सुन लिया होगा बजाज ने कि जिससे उससे मेरे हत्यारा होने का पक्का यकीन आ गया। वो तेरी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में मैं जिनके बारे में वही बता सकता था, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उस मुलाकात में आप कुछ ऐसा भूल गए जिसकी खबर सिर्फ कातिल को ऐसा भूल गए जिसकी खबर सिर्फ कातिल को ही हो सकती है। जैसे कि आपके मुंह से निकल गया होगा कि मुझे क्या पता किसने स्कार्फ से तुम्हारी बीवी का गला घोंट दिया। गौर कीजिए कि स्कार्फ से न कि हाथों से, और चौहान से मैं पहले ही कंफर्म कर चुकी हूँ उस बारे में। इससे किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया है, लेकिन बजाज को खबर थी। आज सुबह वह जब वह पुलिस हेडक्वार्टर केस की प्रोग्रेस जानने आया था, तो मैंने खुद वह बात उसे बता दी थी। मेरे ख्याल से तभी उसका ध्यान खास करके इस तरफ गया कि जिस बात की खबर किसी को नहीं थी, उसका जिक्र आप पिछली शाम ही उसके सामने कर बैठे थे। ऐसा शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बात सुनकर बजाज ने पहला सवाल यही किया था कि
क्या विक्रांत गोखले को पता था कि अंशिका का गला कैसे घोंटा गया था? मैंने कहा नहीं। तब वह उठकर वहां से निकल गया, यूं निकल गया जैसे वो कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी में हो। अंशिका का स्कार्फ से गला घोंटा गया था। ये वैसे ही किसी दूसरी चीज से, मगर कमरे में बेड के नीचे, क्योंकि वह क्योंकि एक स्कार्फ हमें पड़ा मिला था, इसलिए हमारा यकीन उसी पर है। दूसरी बात यह है कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट रहा है कि कातिल 6 फीट के करीब का कोई शख्स था, जो कि आप बराबर हैं। जैसे मैं दुनिया में अकेला ही इतनी हाइट वाला मर्द हूँ, और आपकी जानकारी बता दूं कि मेरा कद 6 फीट नहीं बल्कि 5'11" से बस 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। उन लोगों ने उन लोगों ने भी तो 6 फीट के करीब कहा है, ना कि 6 फीट। इसलिए 1-2 इंच ऊपर नीचे निकल आना मामूली बात है। ये कैसे पता लगा कि कातिल 6 फीट का था? पता नहीं, लाश देखते वक्त आपने ध्यान दिया था या नहीं, लेकिन अंशिका के माथे पर एक छोटा सा जख्म बना हुआ था, जो किसी के बल्कि कातिल के दांतों से बना था। हुआ यह था कि हत्यारा रेप के बाद उसकी जांघों पर चढ़कर बैठ गया। फिर स्कार्फ उसके गले में कसने जा ही रहा था कि अंशिका किसी तरह उठकर बैठने में कामयाब हो गई। वह काम इतने उसने इतनी तेजी से किया, उसका माथा जोर से कातिल के मुंह से टकराया और जख्मी हो गया, जिसका मतलब ये बनता है कि बैठे होने की सूरत में उसके सिर का ऊपरी हिस्सा बड़ी हद कातिल की नाक तक पहुंचा था। यानी वह कद में अंशिका से 6-7 इंच बड़ा तो जरूर रहा होगा। आप इस बात को क्यों भूल जाती हैं कि अंशिका की जांघों पर बैठा होने के कारण वह पहले ही 4-5 इंच ऊंचा उठा हुआ था। ऐसे में कातिल 6 फीट का नहीं बल्कि 5.5 फीट की हाइट वाला होना चाहिए, जो कि कोई लड़की भी हो सकती है। हमने उस बात को माइनस करके ही नतीजा निकाला है गोखले साहब। जांघों पर बैठा होने के कारण उसके और अंशिका के बीच काफी दूरी थी, यानी कि जब उसका माथा कातिल के दांतों से टकराया तो वह उस वक्त वो थोड़ा आगे को झुका था हुआ था। इसलिए झुका था क्योंकि हाथ में थामे स्कार्फ से उसका गला कसने जा रहा था। ऐसा नहीं होता तो बैठने की कोशिश करती अंशिका का माथा उसके सीने से टकराया होता, ना कि दांतों से। यूं अचानक उठने की वजह से खुद अंशिका उसकी तरफ क्यों नहीं झुकी हो सकती। मत भूलिए कि तब उसका इरादा कातिल को अपने ऊपर से पर धकेल देने का रहा होगा। दूसरी बात ये कि कोई किसी की जांघों पर बैठा हो तो वह चाहकर भी नॉर्मल ऊंचाई तक नहीं उठ सकता। इसका मतलब ये बनता है कि कातिल की हाइट बाबत निकाला गया आपका या फोरेंसिक डिपार्टमेंट का नतीजा पूरी तरह भ्रामक है। नहीं हो सकता, क्योंकि गला वह अंशिका का घोंट रहा था, ना कि अंशिका उसका। ऐसे में झुकना कातिल नहीं था, ना कि उसे ऊपर से वह खुद को बचाने की कोशिश में जुटी हुई थी। ऐसे में उसने ढीला ढाला बर्ताव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो अचानक उठने की वजह से खुद अंशिका उसकी तरफ क्यों नहीं झुकी हो सकती। मत भूलिए कि तब उसका इरादा कातिल को अपने ऊपर से पर धकेल देने का रहा होगा। दूसरी बात ये किसी दूसरी बात कि कोई किसी की जांघों पर बैठा हो तो वो चाहकर भी नॉर्मल ऊंचाई तक नहीं उठ सकता है, जिसका मतलब ये बनता है कि कातिल की हाइट की बाबत निकाला गया आपका या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का नतीजा पूरी तरह भ्रामक है। नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंशिका का घोंट रहा था, ना कि अंशिका उसका। ऐसे में झुकना कातिल नहीं था, ना कि उसे। ऊपर से वो खुद को बचाने की कोशिश में जुटी हुई थी। ऐसे में उससे ढीला ढाला बर्ताव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। चलिए मान ले कि आप सही कह रही हैं, तो क्या अब आप मेरे दांतों का मुआयना करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि वह काम आपके स्क्रीन टिश्यू से भी सहज हो ही जाएगा। यानी फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक मैं आ जाता हूँ। बेशक वह बात तो मैं पहले कह चुकी हूँ। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए मैडम, क्योंकि वक्त कम, काम ज़्यादा है, और जेल जाने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों मशक्क़त कर रहे हैं? वह काम हमें क्यों नहीं करने देते? क्योंकि आप मुझे बलि का बकरा बनाने पर तुली हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन गुनाहगार को
गुनहगार तुम मुझे नहीं साबित कर पाएंगे क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ, कहकर मैं उसकी इजाज़त के बिना ही उठकर बाहर की तरफ बढ़ चला, इस अंदेशे के साथ कि वह अभी मुझे रोकने का हुक्म दनादन देगी, मगर वैसा नहीं हुआ। मैं बाहर गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कौन आया था यहाँ? मैंने कड़े लहजे में पूछा। कब कौन आया था? मेरे आने से पहले। बाहर का तो कोई नहीं आया, अंदर का ही बता दे भाई। 11 बजे दयानंद और सुगत इकट्ठे आए थे, तब मालिक घर पर यहीं थे। उसके बाद दोनों ये कहकर चले गए कि साहब पूछे तो बता दो कि नर्सिंग होम जा रहे थे। उसके बाद तो बस साहब ही आए थे। और सरदार पुजारी नहीं आया? नहीं सर। कहा तो कोई नहीं आया। मेरा दिल को वह अपने बाल नोचने शुरू कर दूं। 2 बार खातिर मुझे अपने जाल में फंसा गया था और मुझे उसकी भनक तक नहीं थी। अब उम्मीद की बस एक ही किरण दिखाई दे रही थी, वह थी स्नेहलता यादव, जिसके बारे में कोई जानकारी तभी हासिल हो सकती थी जब चौहान वहाँ से फ्री हो जाता। और उसमें अभी क्योंकि कुछ वक्त लगने वाला था, इसलिए मैं कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। और सदास पुजारी के घर पहुंचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो गार्ड वहाँ नहीं दिखाई दिया। आगे उसकी तलाश में इधर देख ही रहा था कि वह गली के परली तरफ मौजूद एक दुकान पर खड़ा दिखाई दिया। मैं इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बीड़ी का बंडल और माचिस हाथ में लिए तेजी से चलते हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। सॉरी सर, मैं जरा दुकान तक चला गया था। जैसे उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुजारी साहब हैं घर में? मैंने सवाल किया। जी नहीं, साहब तो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। फिर फिर घड़ी पर निगाह मारता हुआ बोला, आता पौन घंटा में वापस आ जाएंगे। और अर्चना मैडम? वे तो भीतर ही हैं, खबर करो उन्हें। जी अभी लीजिए, कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और अर्चना का नंबर डायल करने के बाद कॉल कनेक्ट होने पर बोला, पुलिस आई है मैडम। तब जानकर तब जाकर मेरी समझ में आया कि वो खामखा की सफाई क्यों दे रहा था, मगर मैंने उसका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अच्छा ही था वो मुझे पुलिस वाला समझ रहा था, बल्कि अर्चना को भी वह बात खुद ही बता दी थी। फायदा यह हुआ कि जिस मुलाकात को मैं कठिन समझ रहा था वो बहुत आसान काम साबित हुई। अर्चना ने बिना किसी टाल मटोल के गार्ड को मुझे भीतर भेजने के लिए कह दिया। आगे मैं ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वह सोफे पर बैठी दिखाई दी। फिर मुझ पर निगाह पड़ते हुए उठती बोली, तुम पुलिस वाले नहीं हो? पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रही हूँ। अब मुझे पता है कि तुम कौन हो। अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये कब मैंने ये कभी नहीं कहा कि पुलिस वाला हूँ। सवाल तो उस रोज ऐसे ही कर रहे थे, इसलिए कर रहा था क्योंकि असल में पुलिस वाले का ही काम करने वहाँ पहुंचा था। आज भी उसी के लिए आया हूँ। अब इजाज़त हो तो कहीं बैठ जाऊँ मैं? तुमने गार्ड से झूठ बोला? नहीं। चाहे तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, वो खुद ही मुझे देख कर नतीजे पर पहुंच गया कि पुलिस वाला हूँ, जबकि मैंने तो बस आपको खबर करने के लिए कहा था। मैं तुम्हें बाहर का रास्ता क्यों ना दिखा दूँ? क्योंकि वो मेरा देखा वाला है। कुछ दिखाना ही चाहती है तो वो दिखाई, जिस पर अभी तक मुझे नज़र नहीं पड़ी है। मेरे कहे पर उसने क्या मतलब निकाला मैं नहीं जानता, लेकिन जवाब मैं घूर कर यूं देखा जैसे निगाहों से ही भस्म कर देगी। मैं अभी तक खड़ा हूँ मैडम। सुनकर उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, बैठ जाओ। थैंक यू। तत्पश्चात मेरे सामने वाले सोफे पर टिक चुकने के बाद बोली, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? ऐसा कुछ नहीं मैडम, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। जो अब कुछ बढ़ सा गया है, आपको तो पता ही होगा। क्या पता होगा? बजाज साहब के कत्ल के बारे में। मैंने अपनी निगाह उसके चेहरे पर गड़ा दी। क्या बक रहे हो? वो यूं चौंकी कि अगर सोफे से उछल कर नीचे जा गिरी होती तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होती। अगर वह उसकी एक्टिंग थी तो वाकई कमाल की थी। ये सच है मैडम। यकीन ना तो उसके नंबर पर कॉल करके दरियाफ्त कर लीजिए, जो पक्का पुलिस ही अटेंड करने वाली है। उसका चेहरा फक पड़ गया, आंखों में नमी तैरते ही मैंने महसूस किया। शुक्र है वह जोर जोर से रोने नहीं लग गई। फिर दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करते हुए बड़े भीगे स्वर में बोली, कब हुआ? 1 घंटा पहले। किसने किया? उसने जिसने अंशिका की जान ली थी।
बुरा हुआ, हाँ बेशक जो हुआ बुरा बुरा ही था, मगर आगे और ज़्यादा बुरा होने वाला है। कहने के बाद मैं एक क्षण पर रुक कर बोला, आपके साथ, आपके हस्बैंड के साथ हमने क्या किया, ये तो आप बताएंगी मुझे। मेरा मतलब है कि हमने कुछ नहीं किया। अगर अफसर सुबह से ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैंने भी अभी तक घर से बाहर कदम नहीं रखा है, ऐसे में अमित का कत्ल कब करा है हम, आपने नहीं किया। मगर इस बात की क्या गारंटी है आपके हस्बैंड वहाँ से निकल कर ऑफिस में ही गए थे, ये जाकर वापस लौटे, बजाज का कत्ल किया और फिर ऑफिस चले गए। नहीं, अफसर ऐसा नहीं कर सकते। वो बड़े ही शांत दिमाग के आदमी हैं। खून खराबे के बारे में सोच कर ही उनका बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसी मूवी भी नहीं देखते जिसमें खून दिखाई देने का निशा हो। ऐसा आदमी किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। विद सॉरी कहता हूँ मैडम कि बात अब आन बान की जब आन बान की होती है तो बड़े से बड़ा गंभीर आदमी भी अपना धैर्य खो बैठता है, और बजाज के साथ आपके संबंधों का कारण मामला आन बान का ही बना हुआ था। नहीं, ऐसा अवसर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई वजह बताइए कि वह बहुत धीर गंभीर इंसान है, उसे सब पता लग लग गया है। ये बात तो और ज़्यादा इस तरफ इशारा करती है कि कातिल वही है। नहीं, क्योंकि खबर उस अनुष्का की मौत के बाद लगी थी। आपको आपको क्या मालूम, उसने खुद मुझे बताया था। झूठ बोला था, क्योंकि अब ये बात साबित हो चुकी है कि आप दोनों के संबंधों की खबर लगने के बाद ही उनका झुकाव अनुष्का की तरफ बढ़ गया था। मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा, जबकि उस बात को करने जैसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया था। लेकिन मैं कौन सा स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने जा रहा था। असल में पुजारी साहब चाहते थे कि जैसे संबंध आपके साथ बजाज साहब के थे, वैसे ही अंशिका उसके उनके साथ बनाने को तैयार हो जाए, जो कि वह नहीं हुई। इसलिए नौबत खून खराबे तक पहुंची। लेकिन हिसाब से तो अधूरा ही रह गया। हिसाब तो फिर अधूरा रह गया था, जिसे आपके हस्बैंड ने अमित बजाज की हत्या करके पूरा कर दिखाया। वह मुझसे तलाक लेना चाहता है, ऐसे में कत्ल क्यों करेगा किसी का। तलाक वाली बात कब कही। अनुष्का की हत्या के बाद से वह बात हमारे घर में कलह की वजह बनी हुई है। रोज किचकिच हो जाती है। मैं कई बार उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर चुकी। मैं अमित के साथ वैसा कोई संबंध नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था, मगर लगता है उस बात की किसी तरह उसे गारंटी हो चुकी है। तभी वो मेरे कहे पर कान धरने को राजी नहीं होता। ये तो बहुत बुरा हुआ मैडम, बजाज साहब रहे नहीं और पुजारी साहब आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करने में तुले हुए हैं। दिल से कह रहा हूँ कि मुझे आपकी इस वक्त हालत पर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अपने पैरों पर मैंने खुद को लाड़ी मारी है। गलती का एहसास बेशक देर से हुआ, मगर अब हो गया है। इसलिए कल शाम को मैंने अफसर से साहब कह दिया था कि वे तलाक के पेपर्स तैयार करा ले, उस पर मैं साइन कर दूंगी। सुनकर उसका मुंह पलक झपकते इतना बढ़िया दिखाई देने लगा कि मैं हैरान रह गई। रात को मनहुआर करके मुझे आइसक्रीम खिलाने भी ले गया, जो अनुष्का के कत्ल से पहले हम हर रात खाने जाया करते थे। यूँ तो आपकी फूटी कौड़ी नहीं हासिल होगी उसकी उनकी तरफ से ना हो, लेकिन किसी की नज़रों में गिरकर मैं उसके साथ रहने में से अच्छा है कि मैं अलग होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। फाइनेंशियल मुश्किलें भी तो सामने आएंगी, नहीं आएंगी, बल्कि उनकी तो मुझे चिंता ही नहीं है। जान सकता हूँ क्यों नहीं। माँ बाप की इकलौती संतान हूँ मिस्टर, ऊपर से मेरे माँ बाप की जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। फिर तो नई जिंदगी मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू। कुछ और पूछना चाहते हैं। अब नहीं पूछना चाहता, चलता हूँ। उसने सहमति में सिर हिला दिया। रात 9 बजे मैं चौहान के बुलावे पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। उसने खास हिदायत दी थी कि स्वीटी के अबॉर्शन वाली केस सीट साथ में लेकर आऊँ, इसलिए मेरे दिल में बार बार ये ख्याल उठ रहा था कि जरूर कोई नई बात सामने आ गई थी। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वहाँ बैठे सिपाही ने बताया कि साहब गरिमा मैडम के कमरे में थे। मैं झिझकता हुआ मन ही मन सिंगनी के संभावित सवालों पर का जवाब तलाशता।
जो वो बेवजह पूछ सकती थी। इजाज़त लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। तमाम अंदेशों के खिलाफ मैंने उसे बहुत अच्छे मूड में पाया। आइए गोखले साहब, प्लीज़ सिट डाउन। थैंक यू। मैं चमन के बगल वाली कुर्सी में बैठ गया। पेपर्स लाएं? जी हाँ, कहते हुए मैंने कुल जमा 5 कागज़ों का पुलंदा उसके सामने टेबल पर रख दिया। सिंघनी ने सरसरी निगाहों से उन्हें देखा, फिर बोला, आपने चौहान को बताया था कि ऑपरेशन वाली बात यादव और उसकी बीवी न सिर्फ कबूल कर चुके हैं, बल्कि शकुंतला ने आपको ये भी बता दिया था कि उनकी बेटी उस हालात का जिम्मेदार स्मिथ सबरवाल है? जी हाँ, यही सच है। हैरानी की बात है गोखले साहब, क्योंकि वह लड़का तो फिजिकल रिलेशन वाली बात से साफ इनकार करता है। हमने थोड़ी सख्ती भी बरती, मगर वह यही रट लगाता रहा कि उसके और स्वीटी के बीच उस तरह के संबंध नहीं थे। कबूल करने से डर रहा होगा मैडम। आप किसी तरह उसे यकीन दिलाइए कि उसके और स्वीटी के रिलेशन के कारण उस पर कोई आँच नहीं आने वाली, तो शायद सच्चाई बयान कर दे। हम वो कोशिश भी करके देख चुके, मगर वह इनकार ही करता है। आप इजाज़त दे तो मैं बात करूं उससे। क्या पता कुछ जानने में कामयाब हो ही जाऊं। कर लीजिए। वैसे भी है, हमने यादव को यहाँ बुलाया हुआ है, जिससे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तब तक आपकी हाजिरी तब तक यहाँ आपकी हाजिरी ज़रूरी नहीं है। यादव को? तुम्हारा आइडिया काम कर गया भाई, चौहान बोला। सुखद यादव की कॉल रिकॉर्ड से पता लगा कि जिस रोज़ स्वीटी गायब हुई थी, उस रात और अगली सुबह तक महेश सिंह नाम के एक शख्स के टच में था। वे नहीं, दो नहीं, पूरी 20 कॉल थी सुखद यादव ने उसे, जो कि बेवजह नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि जब हमने महेश सिंह के मोबाइल की लोकेशन हासिल की, तो पता लगा 29 अगस्त की रात, यानी कि जिस रात स्वीटी लापता हुई, उसकी लोकेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की थी। फिर रात 11 बजे के बाद यूं आगे बढ़ती दिखाई देती, जैसे वह ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहा हो, क्योंकि दिल्ली से बरेली तक कई स्टेशन के नाम उसकी लोकेशन में दर्ज हैं। और इन तमाम बातों आपस में जोड़ दिया जाए तो जो मतलब सामने आता है वो यही है कि महेश सिंह ही वह शख्स था जो स्वीटी को लिवा जाने के लिए बरेली से दिल्ली पहुंचा था। अगर ऐसा है तो सीधा चोरी की माँ को क्यों न पकड़ते आप लोग? यहाँ यादव को बुलाकर उस बारे में पूछताछ करेंगे, और वो कहीं वह सच न बताने की जिद पर अड़ा रहा, क्या बारह क्या बाहर जाते ही महेश सिंह को सावधान नहीं कर देगा? फिर होगा ये कि लड़कियां अगर बरेली में भी, तो आगे वहाँ नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकार करने की सूरत में उसे तब तक नहीं रोक कर रखा जाएगा जब तक कि हम बरेली से महेश सिंह को हिरासत में लेकर उस लड़के को बरामद नहीं कर लेते। यानी लड़की अगर वहाँ है तो हर हाल में मिलकर रहेगी। ठीक है, फिर चलो हम सुमित सबरवाल के सुपरवाल से बात करने। मैं नहीं, तू कल जाके मेरे सामने कुछ कबूल करना होता है तो पहले मेरे सामने कुछ कबूल करना होता तो पहले नहीं कर चुका होता। कम से कम हवाला तक तो छोड़कर आओ चौहान साहब। ठीक है। वह वह उठ खड़ा हुआ। ठीक है चल, वह उठ खड़ा हुआ। मित सबरवाल घुटनों में सिर लिए लॉकअप के कोने में बैठा था। उसकी हालत अपनी कहानी आप बयान किए दे रही थी। कपड़े जगह जगह से गंदे हुए पड़े थे। एक जूता अभी भी पैरों में थोड़ा सा दूर फर्श पर पड़ा था, और उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे उसे इस जगह आंसू बहा रहा हो। चौहान के वापस लौटने के बाद मैं उसकी तरफ बढ़ा तो आहट पाकर उसने सिर उठाया और मेरी तरफ यूं देखा जैसे हाल हाल होने जा रहा कोई बकरा कसाई की तरफ देखता है। उसकी आंखें भरी हुई थी, चेहरे पर लाल चकते उधर आए थे। अगर वो अपराधी नहीं था तो बेशक पुलिस से ज्यादती ही की थी उसके साथ, मगर उस उसमें मैं भला क्या कर सकता था? मेरी पोजीशन अगर किसी मायने में उसे जुदा थी तो बस इतनी कि पुलिस ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था और मैं हवालात में
हवालात में भी बंद नहीं था, वरना इल्ज़ाम तो उससे कहीं संगीन लगाए जा रहे थे मेरे ऊपर। लगता है पुलिस ने ज़्यादा ही सख्ती दिखा दी, मैं धीरे से बोला। जले पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं, उल्टा तो मैं अगले दिन आया हूँ, क्योंकि अब मुझे यकीन आ गया है कि अंशिका का कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है था। बावजूद उसके पुलिस ने तुम्हें यहाँ बंद कर रखा है, तो समझ लो एक तरह से एहसान ही किया है, वरना अब तुम पर अंशिका के साथ साथ अमित बजाज के कत्ल का भी आरोप लगाया जा रहा होता। अभी तुम्हारा गया? और क्या कह रहा हूँ मैं? कब? आज शाम की बात है, मगर पुलिस चाहकर भी तुम्हें उसका कातिल नहीं ठहरा सकती, क्योंकि तुम तो यहाँ लॉकअप में बंद हो। कहकर मैंने पूछा, हो ना हो बीच बीच में कोई कारस्तानी दिखाकर यहाँ से फुर हो गए थे? मजाक मत करो, और ना ही मुझे ये सुनकर कोई खुशी महसूस हो रही कि पुलिस मुझ पर कत्ल का आरोप नहीं लगाने वाली। कम्युनियों ने इतनी बुरी तरह से धोया है कि मुझे कि शरीर का पोर पोर दुख रहा है। आगे इससे कहीं ज़्यादा बुरी बनाने वाली है तुम्हारी, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, कत्ल नहीं किया। और अगर बाकी की सच्चाई पुलिस को बता दो तो मैं वादा करता हूँ स्वीटी के साथ संबंध होने के कारण तुम पर कोई कहाँ आँच नहीं आने पाएगी। लेकिन झूठ बोलने की सूरत में बलात्कार का मुकदमा चलेगा, भले तुम दोनों के संबंध आपसी रजामंदी से क्यों ना बने हो। अगर सहमति से बने तो रेप कैसे हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि वो नाबालिग थी, और कानून कहता है कि नाबालिग की कोई अपनी मर्जी नहीं होती। इसलिए मेरी बात मानो और कबूल कर लो कि उसके साथ तुम्हारे फिजिकल रिलेशंस थे। पुलिस क्योंकि हत्या के केस की छानबीन में जुटी, इसलिए तुम्हारी तरफ सहज अपना ध्यान हटा लेंगे। हटाना होता तो ऐसे नहीं हटा लेते हैं भाई। जब तुम उन्हें ये बताओगे कि सिटी के साथ तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात थे, तो साथ में और भी बहुत कुछ कबूल करोगे, जिससे पुलिस को आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। तब वो लोग तुम्हारा लिहाज करेंगे और भूल जाएंगे कि एक नाबालिग लड़की के साथ तुम्हारा किस तरह से संबंध है। मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक ठीक है, नहीं है तो ना सही, मगर इतना तो कबूल करो कि उसके साथ तुम्हारे संबंध थे। खास संबंध ना कि ये कहने से काम चलेगा कि दोनों महज दोस्त थे। वैसे भी अब पुलिस ये बात जान चुकी, गायब होने वाली लड़की का अबॉर्शन कराया गया था। बताया था उन लोगों ने। सुनकर हैरानी भी हुई, क्योंकि स्वीटी को मैं वैसे लड़की नहीं समझता था। और तुम यकीन करो ना करो, हमारे बीच उस तरह का रिश्ता भी नहीं था। हाँ, वो गायब नहीं हो गई होती तो बनकर रहना था, क्योंकि करीब तो आती ही जा रही थी। एक रोज़ तो जैसे मुझे यकीन आ गया था अब मुझे उसे पाने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर इन वक्त पर वो मुझसे चिटक कर अलग हो गई थी। कब की बात है? उसके गायब होने से 4-5 रोज़ पहले की, और उस दिन के बाद वो दोबारा मुझे नहीं दिखी, और फ़ोन करने से उसने मुझे साफ मना कर दिया था। इसलिए उसके गायब होने की खबर में मुझे कई दिनों बाद जाकर लगी। तब लगी जब उसके माँ बाप बेटी के बारे में पूछताछ करने मेरे घर पहुँचे गए। तुम ज़रा सोच कर देखो कि अगर उन्हें पता होता कि उनकी बेटी मेरे से प्रेग्नेंट हुई थी, तो क्या मुझे यूं ही छोड़ देते? पुलिस में मेरे नाम की कंप्लेन नहीं दर्ज करा दी होती? धोया तो था ही तुम्हें, ये यादव के हाथों की मार मार भूल गए थे तुम? बस एक थप्पड़ मारा था, ज़्यादा मार कुटाई की होती तो मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर देता। और वह थप्पड़ भी मैं ये सोच कर बर्दाश्त कर गया कि बेटी गायब होने के कारण पागल हो गया था साला। जब अपने पेंदे में छेद हो भाई, तो जुबान बंदी रखनी पड़ती है। मेरा दावा है कि उसने तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ पांव भी तोड़ दिए होते अगर तुम पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी बेटी को मैंने नहीं गायब किया था। बेशक नहीं किया था, मगर वजह तुम ही थे। मैं समझा नहीं। मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अभी इस बात को राजी रहने देना चाहता था कि स्वीटी उसकी माँ बाप से कहीं और पहुंचा दिया था, न कि वो गायब हो गई थी। साली मेरी किस्मत ही ख़राब है। थोड़ा ठहर ठहर कर बड़बड़ाता हुआ बोला, खामखा के झमेले में फंस गया। इससे निकल सकते हो अगर सच्चाई कबूल कर लो। पहली बात यह कि मैंने कुछ नहीं किया, और क्या भी होता तो तुम्हारे मुंह से ये सुनने के बाद नाबालिग लड़की अगर सहमति से भी संबंध बनाए तो ये बलात्कार ही माना जाएगा। हरगिज भी वो बात अपनी जुबान पर नहीं आने देता। किसी को अपनी गिरफ्तारी की खबर नहीं दी तुमने? मैं विषय परिवर्तन करते हुए बोला, अभी नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि देर सवेर पुलिस को मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। इससे पहले मैं खामखा अपने माँ बाप को हल्का नहीं करना चाहता। रहते कहाँ हैं तुम्हारे पेरेंट्स? मोगा में।
मैं वहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम कर सके। एक दोस्त है, मगर मैं क्योंकि अपनी गिरफ्तारी का ढोल नहीं पीटना चाहता था, इसलिए उसे खबर देने की कोई कोशिश नहीं की। और कर भी तो क्या पता मुझे पुलिस करने देगी या नहीं। मैं तुम्हारे संवैधानिक अधिकार है, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है भाई। और तो मैं बात की लेता हूँ। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो तुमने सच न बोलने का फैसला कर लिया? मैं सच ही बोल रहा हूँ। कोई यकीन करके करके तो राजी हो? रेप की सज़ा लंबी होती है, सोचना इस बारे में। और ख्याल बदल जाए तो चौहान साहब को खबर भिजवा देना। मैं गारंटी करता हूँ अगर अंशिका के कत्ल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं तो बाकी इल्जामों से साफ बच पाओगे। सुनकर वह मुंह घुमाकर बैठ गया। मैंने एक लंबी आह भरी और उठकर लॉकअप से बाहर निकल गया। वहाँ एक सिपाही खड़ा था जिसने फौरन गेट पर ताला जड़ दिया। मैं गरिमा के कमरे में पहुंचा तो पाया कि अभी सुखद यादव वहाँ नहीं पहुंचा था। फेल हो गए जासूस साहब, वह हंसती बोली। यानी हमारी बातें सुन रही थी आप? नहीं, चाहती तो सुन सकती थी, लेकिन इतना यकीन तो हम आप पर कर ही सकते हैं कि सुमित से भी बातचीत में कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपकी उतरी सूरत बताती है उससे भी कुछ कबूल नहीं किया। नहीं किया मैडम। कोई बात नहीं, रास्ते खुलने शुरू हो चुके हैं और कुछ न कुछ सामने आकर रहेगा, मगर झूठ बोलने की सूरत में उसे पुलिस की हमदर्दी हरगिज भी हासिल नहीं होने वाली। और कहीं यादव उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को तैयार हो गया तो क्या याद करेगा सुमित सबरवाल कि अपने कहने पर कैसे उसने हाथों कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने कंप्लेन करनी होती मैडम तो तभी नहीं करते थे जब मामला ताज़ा था। अब तो क्या करेगा वह? देखते हैं, पहले उससे बात तो हो जाए हमारी। तभी सुखद यादव वहाँ पहुँच गया। वह इजाज़त लेकर भीतर दाखिल हुआ, फिर सबका अभिवादन करने के बाद बोला, क्या पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बैठ जा- बैठ जाओ, अभी पता लग जाता है। सुनकर वह बुरी तरह हिचकिचाता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। महेश सिंह के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? सुनकर वही हूँ, चिमका जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। उसका चेहरा नीचे उठ सा गया, होश फाफ्ता हो गए। उसकी उस हालत नहीं समझा दिया कि वह एकदम सही राह पर थे। जवाब दे भाई। चौहान अपनी जगह से उठता हुआ बोला। क्यों अपना और पुलिस का वक्त बर्बाद करना चाहता है? एक महेश सिंह दूर से रिश्ते में मेरा भाई लगता है मैडम। स्वीटी उसी के घर में है। ये आप क्या कह रही हैं? जब मैं चौहान ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ा, फिर खैर भरे लहजे में बोला, नौटंकी मत करना वरना एक पीस में वापस नहीं लौट पाएगा यहाँ से। अरे स्वीटी महेश के घर में क्यों होगी? वह अपने गाल सहलाता हुआ बोला। फिर झूठ? कहते उसने एक और थप्पड़ जड़ दिया। चौहान गरिमती के लहजे में बोली, अपनी हद में रहो। इलातों की भूत दिखता है मैडम, आपकी बातों पर इस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो भी वापस अपनी जगह पर बैठ जाओ। सुनकर बुरी तरह कसमसाता हुआ यादव के पास हट गया और बैठने की कोशिश नहीं की। यह एक ऐसा पैंतरा था जो तकरीबन पुलिस वाले महकमों में आजमाया जाता था। एक पुलिस वाला गुस्सा होता, हाथ पांव चलाता और उसका दूसरा अफसर चुप पुछ पुछ करता, अपने कलीग्स को चेतावनी देता। मगर इस बात से कोई शक नहीं था कि छोटे स्तर के अपराधी अक्सर उस जाल में फंस जाया करते थे। देखिए यादव जी, सिंह ने अपने सर आप सिंह ने अपने सर में शायद जैसी मिठास घोलकर बोले, बेटी आपकी, इसलिए उसे सुरक्षा के मद्देनजर कहीं भी पहुंचाना गलत नहीं है, मगर उसकी गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना नाजायज बात है। बावजूद इसके मेरा दिल कह रहा है कि वैसा करने के पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। अगर आप हमें वजह बता दें और वजह दिखाई दे तो हम भूल जाएंगे आपने पुलिस में गलत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बार यादव ने तुरंत जवाब देने की कोशिश नहीं की। हम ये भी जान चुके हैं जिस रात स्वीटी लापता हुई थी उस रात को दोबारा ऑटो बदलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। महेश सिंह भी उस वक्त वहीं था, इसलिए पक्का स्वीटी को लेने ही आया होगा। आगे दोनों किसी ट्रेन में सवार होकर बरेली के निकल गए थे। आप इंकार करेंगे तो हमें मजबूरन आपकी बेटी को बरेली से हिरासत में लेना पड़ेगा, जिसमें नरेश सिंह और उसके परिवार की भी बदनामी होगी। जबकि मैं चाहता हूँ कि आप पर अलग से कोई मुसीबत न आए, न टूटे। मैं आपका दर्द भी समझती हूँ, जानती हूँ कि उस घटना से आप लोगों पर क्या बीती होगी। कहकर उसने पूछा,
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जवाब में उसने हाँ में गर्दन हिला दी, मगर मुझसे कुछ नहीं बोला। आराम से सोच विचार कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा किस बात में है? पुलिस को सच बताने में, झूठ बोलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ा करने में? सुखद का मुंह खुला, यूं लगा जैसे कुछ कहने जा रहा है, मगर अगले पल उसने होंठ भींच लिए। मुझे बस 2 मिनट दीजिए मैडम, चौहान फिर से बोल पड़ा। उससे ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं लगने दूंगा इसकी जुबान खुलवाने में। नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो। इंसान को सोच समझ कर फैसला करने में वक्त लग ही जाता है। नहीं, अभी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो। इंसान को सोच समझ कर फैसला करने में वक्त लग ही जाता है, कहकर उसने सुगत की तरफ देखा। आराम से सोच लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब आप सब कुछ जान ही गई हैं मैडम, तो झूठ बोलकर भी क्या फ़ायदा होगा? आखिरकार उसने जुबान बोल ही दी। हाँ, ये सच है कि मेरी बेटी गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने उसे बरेली भेज दिया था। मैं नहीं चाहता था कि वह फिर उस तरह कोई गलती कर बैठे, जो कि अगर दिल्ली में रहती तो करना उसकी मजबूरी बन जाती। क्योंकि जो हुआ था या जो हो रहा था, उसमें उसकी कोई मर्जी नहीं चलने वाली थी। मैं समझी नहीं, क्यों नहीं चलने वाली थी? क्योंकि ब्लैकमेल कर रहा था वो कमीना मेरी बच्ची को। व्हाट? मैं सच कह रहा हूँ मैडम। उसने कुछ गंदी तस्वीरें खींच ली थी स्वीटी की, उन्हीं के बीते उन्हीं के बूते उसे सब करने को मजबूर किया। नहीं तो मेरी बेटी उतनी आगे तक नहीं गई होती। कहीं ना कहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें। किसकी बात कर रहे हैं आप? सुमित सबरवाल की। जब स्वीटी के प्रेग्नेंट होने की खबर हमें लगी और उससे सवाल जवाब किया, तो उसने बताया कि एक बार जब वह मैडम का भेजा कोई सामान सुमित को देने गई थी, तो उसने कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर कोई नशीली चीज़ उसे पिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन इतनी बेजान जरूर हो गई, उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। तब सुमित ने उसके साथ कुछ तस्वीरें खींच ली उसके बूते, पर बाद में उसे ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करता रहा। वैसे कुछ तस्वीरें बाद में स्वीटी ने हमें दिखाई भी थी। अभी होंगी वह आपके पास? पक्का? पक्का नहीं पता। आपके यहाँ तो मोबाइल में देख लेता हूँ। हाँ, देखिए प्लीज़। यादव ने अपना मोबाइल खंगालना शुरू किया, तो 2 मिनट बाद ही उस तरह की तस्वीर उसके हाथ लग गई। उसने अपना मोबाइल गरिमा को थमा दिया। बाद में तस्वीर मैंने और चौहान ने भी देखी, जिसमें सुमित यादव बेड पर दोनों टांगे पसार कर लेटा सा बैठा था। स्वीटी उसकी तरफ पीट की कैमरे की ओर देख रही थी। लड़के ने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधे हुए थे। चेहरा किसी सूरत में स्वीटी की गर्दन पर टिका हुआ था। उस वक्त लड़के के उस वक्त लड़की के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसा भी रो पड़ेगी। गर्मा ने यादव की इजाज़त के बिना ही वह तस्वीर अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली। फिर फ़ोन वापस लौटाते हुए बोली, अगर सुमित के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहते, तो गुमशुदगी दर्ज कराने की भी क्या ज़रूरत थी? हम चाहते थे कि मैडम जी की स्वीटी को गायब हुआ जानकर वह उसका ख्याल उसके मन से निकाल दे। वह बात साबित करने का बस यही एक रास्ता था कि हम उसके होने की कंप्लेन दर्ज करवा देते। बल्कि बाद में सुमित के पास जाकर मैं जानबूझकर यह आरोप भी लगाया था कि उसने मेरी बेटी को कहीं गायब किया था, ताकि उसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि मेरी बेटी सच में लापता हो गई थी। तब कहीं जाकर स्वीटी का उस कमीने से पीछे छूटा था, वरना तो वह तस्वीरों के जरिए हम पर भी दबाव डाल सकता था कि स्वीटी को वापस बुला लें। बजाज साहब को पता था इस बारे में? नहीं, नहीं पता होता तो वो पुलिस पर जोर नहीं डाल रहे होते स्वीटी की खोज निकालने के लिए। फिर अंशिका मैडम का सुमित के साथ गहरा रिश्ता था। ऐसे में हमें इस बात का भी भय था कि उन्हें असलियत का पता लग गया तो आगे सुमित के कानों तक वह बात पहुंच कर रहेगी। बल्कि बाद में सुमित के पास जाकर मैंने जानबूझकर ये आरोप भी लगाया था कि उसी ने मेरी बेटी को कहीं गायब कर दिया था, ताकि उसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि मेरी बेटी सच में लापता हो गई थी। तब कहीं जाकर स्वीटी का उस कमीने से पीछा छूटा था, वरना तो वह तस्वीरों के जरिए हम पर भी दबाव डाल सकता था कि हम स्वीटी को वापस बुला लें। बजाज साहब को पता था इस बारे में? नहीं, पता होता तो वह पुलिस पर जोर नहीं डाल रहे होते स्वीटी की स्वीटी की खोज निकालने के लिए। फिर अंशिका मैडम का सुमित के साथ गहरा रिश्ता था।
ऐसे में हमें इस बात का भी भय था कि उन्हें असलियत का पता लग गया तो आगे सुमित के कानों तक भी वह बात पहुंच कर रहेगी। इससे तो अच्छा होता कि आपने सुमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कर दिया होता। कैसे कर देता मैडम? कल को बेटी की शादी भी तो करनी है, कहते हुए यादव ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आपसे प्रार्थना है मैडम कि इसके लिए मुझ पर दबाव मत डालिएगा, वरना मेरी बेटी कहीं की नहीं रह जाएगी। नहीं डालेंगे। अब जरा अंशिका के कत्ल पर आइए। किसने मारा उसे, बल्कि बजाज साहब की हत्या भी किसने की? कुछ जानते हैं आप इस बारे में? नहीं मैडम, थोड़ा बहुत शक पुजारी साहब की तरफ जाता जरूर है, मगर यकीन नहीं आता कि वो पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा कांड कर सकता है। और दुश्मनी जैसी बात तो बजाज साहब या अंशिका मैडम की किसी के साथ ही नहीं थी। कभी सुमित और अंशिका के बीच कोई अनबन हुई हो? मुझे खबर नहीं है मैडम। कुछ और जो आप इस पूरे सिलसिले में जानते हो? नहीं मैडम। ठीक है यादव जी, आप चौहान साहब को एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, आपकी बेटी घर वापस लौट आई है। ये भी कि अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी। दूसरा काम आपने ये करना है कि स्वीटी को वापस दिल्ली बुलाइए। उसे सही सलामत देखे बिना हम केस खारिज नहीं कर सकते। फिर भले ही आप उसे उल्टा पाँव वापस भेज दीजिएगा। ठीक है मैडम, कल शाम तक मैं उसे आपके सामने हाजिर कर दूंगा। बस सुमित को उस बात की भनक मत लगने दीजिएगा। निश्चिंत रहिए, किसी के कानों कान खबर नहीं लगेगी। आप जा सकते हैं। सुनकर वह उठा और सबका अभिवादन करके बाहर निकल गया। कितना बड़ा कमीना है ये सुमित सब्रवाल, सिंगनिंग गुराती बोले। अफसोस कि सुगत के पीछे हट जाने किस सूरज में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या पता स्वीटी कंप्लेन दर्ज कराने को तैयार हो जाए। नहीं, मैं उस लड़की को और ज़्यादा परेशान होते नहीं देखना चाहती। वो अपनी मर्जी से वैसा करना चाहे तो अलग बात है, वरना हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मज़ा ही आ जाए मैडम अगर अंशिका को कातिल सुमित निकल आए। चौहान बोला। उम्मीद नहीं है, इसलिए उसको छोड़ने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। मगर अभी नहीं, पहले ज़रा स्वीटी का बयान हो जाने दो, फिर हम उस समिति के बारे में विचार करेंगे। अच्छा ही हुआ मैडम कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आज भी गुमशुदगी खाते में दर्ज है, वरना कहीं आपराधिक मामला रजिस्टर कर लिया होता तो उसे कोर्ट में पेश किए बिना हम केस खारिज नहीं हो पाता। ठीक कहते हो, अच्छा ही हुआ, कहकर सिंगनी ने मेरी तरफ देखा। चाय लेंगे गोखले साहब? अगर आपको असुविधा ना हो तो मना नहीं करने वाला मैं। असुविधा तो बराबर होगी, आखिर यहाँ से चाय की दुकान तक दौड़कर जो जाना पड़ेगा मुझे। सुनकर सुनकर मैं और चौहान हौले से हंस पड़े। हेडक्वार्टर से निकलते निकलते मुझे रात के 10:30 बज गए। आगे पार्किंग में पहुंचकर मैं अपनी कार में सवार होने जा रहा था कि पीछे किसी के होने का एहसास हो गया। आगे मैं चौंक कर पलटने जा रहा था कि पिस्तौल की ठंडी नाल स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस कर जहाँ का तहाँ ठिठक गया। कौन हो तुम? मैंने पूछा। अमा यार, अपनी मौत से भी कोई उसका नाम पूछता है। वह यूं बोला जैसे मुंह में पानी गुटका भरे हुए है, या फिर वह जानबूझकर आवाज़ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या चाहते हो? अभी बस लिफ्ट हासिल करना चाहते हैं। आप मरना चाहते हैं तो और बात है, कहकर उसने मुझे टकोआ। चलिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। मैं पूरी खामोशी के साथ ड्राइविंग सीट पर सवार हो गया। तभी वो पीछे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बड़े शांत लहजे में बोला। गन हम आपकी खोपड़िया पर नहीं रख रहे हैं गोखले साहब, इस उम्मीद में कि आप समझदार आदमी, इसलिए कोई गलत हरकत करने का मतलब हुआ तो जानते ही होंगे। जाना कहाँ है? वही जहाँ हम यहाँ नहीं टपक पड़े होते तो आप आ जाते। चलिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। मैंने हुक्म का पालन किया और कार को पार्किंग से निकालकर प्रगति मैदान की तरफ जाते रास्ते पर डाल दिया। अब आप हमें ये बताइए गोखले साहब कि काहे हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं, और कोई काम धंधा नहीं है का आपके पास? पहले पता तो लगे तुम हो कौन, तभी तो जवाब दे पाऊंगा। हाँ, हम वो हैं जो अंशिका और ससुर अमित बजाज को टपकाए हैं। सोचे थे हत्या के इल्जाम में आप जेल पहुंच जाएंगे और हम चैन की नींद बसर करेंगे, मगर आप तो ससुर बड़े उस्ताद आदमी निकले। पुलिस को आपको लेकर जाती भी है तो चाय पानी कराकर वापस भेज देती है। ऐसा कौन सा मंत्र फूके हैं आप उन पर? अगर मैं यादों से कई बार नहीं मिल चुका होता तो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाता कि मुझ पर गनता ने पिछली सीट पर बैठा शख्स वही था, क्योंकि हेडक्वार्टर में चाय पीते उसी ने मुझे देखा था। मगर बावजूद उसकी बिगड़ी आवाज़ के
मैं गारंटी कर सकता था कि वह ना तो सुखद यादव था ना ही दयानंद, जिस पर अनुष्का के कत्ल के बाद शुरू से मुझे थोड़ा सा शक बराबर हुआ। मगर अब वह भी नहीं रह गया था, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि महज मुझसे बदला लेने के लिए उसने अनुष्का का मर्डर किया हो। फिर अब तो अमित बजाज का भी कत्ल हो चुका था, जिसकी दयानंद से कोई ज़रूरत नहीं थी। ये फिर वह मेरी समझ से कहीं ज़्यादा उस्ताद आदमी था, इसलिए एक के बजाय दो हत्याओं का आरोप मुझ पर लगाना चाहता था, ताकि मैं चाहकर भी आज़ाद न रहने पाऊँ। लेकिन इस बात का कोई शक नहीं था कि मुझ पर गन थाने मेरी कार में बैठा शख्स दयानंद नहीं था। वह तो ऐसा शख्स जान पड़ता था जिससे मैं पहले कभी रूबरू नहीं हुआ था। कौन हो सकता था? यह ऐसा कौन था जो किसी न किसी रूप में बजाज से जुड़ा तो जरूर था, मगर जिससे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। कहाँ सोच रहे हो? कहाँ सोच रहे हैं भाई? उसकी आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। अगर गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाना चाहते हैं या किसी और तरीके से मुझ पर हमला करना चाहते हैं, तो एक बात साफ कर दें कि हमारा निशाना बहुत अच्छा है और हम खूब पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए ऐसे किसी झांसे में नहीं फंसने वाले। मैं वैसा कुछ नहीं सोच रहा, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर गन तान कर क्यों बैठे हो, और हो कौन तुम, या कौन हो सकते हो। कहने कहने के साथ ही मैंने बैक व्यू मिरर में उसकी सूरत देखने की कोशिश की, तो पाया कि सिर पर हड्डी डाले हुए था और चेहरे पर मास्क चढ़ाकर बैठा था, इसलिए सूरत तो दिखाई नहीं दे रही थी। काहे अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं? बचा कर रखिए, जेल जेल में साथी अपराधियों से निपटने में काम आएगा। चाहते क्या हो? आपका खून पीना, लेकिन वो हम पी गए तो पुलिस का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मारेंगे तो नहीं आपको, मगर आपके लिए थोड़ा एफर्टवा आपको भी करना पड़ेगा। क्या करना है? हमें खोजने की कोशिश बंद कीजिए, क्योंकि हम आपके औकात से बाहर के आदमी हैं। फिर आपकी पहुंच भी इतनी तगड़ी फिर हमारी पहुंच भी इतनी तगड़ी है कि कोई पुलिस वाला हमें गिरफ्तार करने से पहले 1000 बार सोचेगा। माने कि कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आप हमारा। अगर ऐसा है तो फिर डर क्यों रहे हो? ना, हम डर नहीं रहे हैं। हम तो बस आपको चेतावनी देने आए कि बजाज हस्बैंड वाइफ के कातिल की तलाश करना बंद कर दीजिए, वरना एक रोज़ ऐसे ही फिर हम आपकी कार में जबरन सवार हो जाएंगे, और तब खाली डायलॉग नहीं बोलेंगे, गोली भी चलाएंगे। तब जान गंवाने से तो अच्छा ही कि ना आप जेल पहुंच जाएं। कहिए क्या फैसला किया? ये कि मुझे तुम्हारा कहना मान लेना चाहिए। ये हुई ना समझदारी वाली बात। बस इतना बता दो कि अंशिका और अमित को क्यों मारा तुमने। पर्सनल मामला था गोखले साहब, आपको नहीं बता सकते। बस इतना समझ लीजिए कि अंशिका के साथ हिसाब बराबर करना था, अमित से बदला लेना था। किस बात का? फैमिली मैटर है भाई। तुम बस यही बताने के लिए जबरन घुसे हो मेरी गाड़ी में? नहीं, एक बात और बताना चाहते हैं, बल्कि असली वजह बताना चाहते हैं। नहीं, एक बात और बताना चाहते हैं, बल्कि असली वजह बताना चाहते हैं। क्या? कुछ ऐसा गोखले साहब जिससे आप और हम दोनों कानून के झमेले से बाहर निकल आएंगे। कहकर उसने पूछा। आप निकलना चाहते हैं ना? बेशक निकलना चाहता हूँ। समझदार हैं। तो आगे बात यह है कि अंशिका का रेप और मर्डर उसके ड्राइवर दयानंद ने किया था। जानते तो हैं ना उसे? हाँ, जानता हूँ। थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वह अपनी मालकिन पर पूरी तरह से फिदा था। उसे ये बात भी नागवार गुजर रही थी कि अंशिका मैडम उसकी बजाय सुमित के हाथों चुग्गा चुग रही थी। इस बात की पुष्टि बजाज के घर के बगल में काम करते विपिन नाम के एक नौकर से हो जाएगी आपको। काहे कि दयानंद और विपिन पक्के आ रहे हैं, इसलिए वह विपिन से कुछ नहीं छिपाता। आगे कहानी यह है कि कत्ल वाले रोज जैसे ही दयानंद को पता लगा कि बजाज ने आपको अपने बंगले पर बुलाया है, उसने बजाज को फ़ोन करके बहाने से ओखला आने को कह दिया। फिर उसके जाने के बाद ड्राइंग रूम में एक ऐसा परफ्यूम रख दिया जिसे क्लोरोफॉर्म मिला हुआ था। आनंद फानन में वैसा कोई इंतजाम कैसे कर पाया? पहले से करके रखा था। जिसका इस्तेमाल वह करना तो अंशिका पर चाहता था, मगर आपके वहाँ पहुँचने की खबर पाकर उसने इरादा बदल दिया। फिर अंशिका के बेडरूम में पहुंचा, जहाँ उसे कपड़े बदलती दिखाई दी।
वह नज़ारा देखते दयानंद पगला उठा। वह अपनी मालकिन पर झपटा और उसके साथ रेप करने के बाद इसे सोचकर ख़त्म कर दिया कि बाद में वह किसी की असलियत न बता पाए। फिर क्या हुआ? हाँ, जानता हूँ। कहाँ थे हम? आनन फानन में वैसा कोई इंतज़ाम कैसे कर पाया? पहले से करके रखा था, जिसका इस्तेमाल वह करना तो अंशिका पर चाहता था, मगर आपके वहाँ पहुँचने की खबर पाकर उसने इरादा बदल दिया। फिर अंशिका के बेडरूम में पहुंचा, जहां उसे कपड़े बदलती दिखाई दी। वह नज़ारा देखती ही दयानंद पागल हो उठा। वह अपनी मालकिन पर झपटा और उसके साथ रेप करने की बात ये सोचकर ख़त्म कर दिया कि बाद में वो किसी का असलियत न बता पाए। फिर क्या हुआ? उस असर वापस नीचे पहुंचा, तब आप बेहोशी की नींद में सो चुके थे। उसने आपको अपने कंधे पर उठाया और ऊपर बेडरूम में ले गया। वह अंशिका वहाँ अंशिका के नाखूनों से कुछ खरोंचे आपके जिस्म पर बनाई, फिर आपको वापस सोफे पर ले जाकर बैठा दिया। कैसी लगी? कहानी अच्छी है। अब आती है अमित बजाज की कत्ल की बारी। तो हुआ ये कि गोखले साहब के दयानंद दिखावे को बंगले से बाहर निकला, फिर बाउंड्री फांद कर वापस लौटा और बजाज को ख़त्म करके फुर हो गया। यानी पूरे मामले में आपका कोई लेना देना नहीं बनता। ये तो मेन कहानी। बाकी है अपनी तरफ से आप जो भी मिर्च मसाला लगाना चाहे लगा सकते हैं। कहा समझे? बेशक कहानी अच्छी है, मगर बजाज ने मुझे स्वीटी के बारे में कुछ बताने के लिए घर बुलाया था और ये बात पुलिस को पहले से पता है। कैसे मैं उस बात से मुकर पाऊंगा? मुकर सकते हैं ये बताकर कि कॉल बजाज की थी ही नहीं, लाइन में कोई डिस्टरबेंस थी। और आपकी सेक्रेटरी क्योंकि बजाज की आवाज़ पहचानती नहीं थी, इसलिए उसने सहज ही मान लिया कि वो बजाज की आवाज़ थी, जबकि सच ये था कि तब तक बजाज मारा जा चुका था। आप कहिए कि नुक्स है इस कहानी में। दिखाई तो नहीं देता, मगर उससे तुम्हारा क्या भला होगा? होगा तब मेरी जगह दयानंद जेल जाएगा और मैं साथ में, आप भी साफ बच निकलेंगे। फिर एक रोज़ हम आपके ऑफिसवा में मिलने आएंगे। तब आपकी मर्जी हो तो दारू शारू पिला दीजिएगा, ना हो तो कोनो बात नहीं, हम चाय से भी काम चला लेंगे। मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? फिक्र हम आपकी नहीं कर रहे गोखले साहब, चिंता तो हमें अपनी है। काहे कि आपके बारे में पता करवाए हैं। आप बहुते पहुंची चीज़ हैं आप, जिसका मतलब बनता है कि आप नहीं तो आज नहीं तो कल आप हमारे तक पहुंच ही जाएंगे। और मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो किसी गली कूचे में पड़ी होगी आपकी लाश। काहे कि हम जेल तो जाने से रहे, इसलिए वार्निंग दे रहे हैं आपको। कल तक की कहानी पुलिस तक पहुंच जानी चाहिए, नहीं पहुंचे तो बाद में हमारा चाहे जो भी हो, आप पक्का मारे जाएंगे। और उससे पहले कहीं फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस तक पहुंच गई तो आपको मुकाम जेल में होगा। इसलिए हमारे खातिर ना सही, अपने खातिर केस में नया सस्पेक्ट खड़ा कीजिए और अपना सारा टैलेंट व उसको कातिल साबित करने में लगा दीजिए। इससे में आपकी भलाई है। तुम सोचते हो मेरे कहने भर से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी? हाँ, ये सोचते हैं हम। काहे कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको ईगो दस्तवा तो बैठा हुआ है, जो आँख बंद कर आपकी बात पर यकीन कर लेता है। या अगर सुनाइए अपनी कहानी उसे, फिर देखिएगा कैसे ही झटके में मैं और आप दोनों कानून की पकड़ से दूर हो जाते हैं। अरे कोई एविडेंस भी तो हो, ऐसे थोड़ी किसी को सजा हो जाती है। आप उसे गिरफ्तार करवाइए, एविडेंस का इंतज़ार हम कर लेंगे। बस इतना कीजिए कि जब वो गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस को उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए कन्विंस कर लीजिएगा। तो वहाँ उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे उसका गुनाह मोहर बंद हो जाएगा। कहा समझे? सबूत तुम प्लान करोगे? कैसे? उस उस बारे में सोचना आपका काम नहीं है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करके दिखाइए, वरना ये तो जेल जाएंगे, ये तो फिर हमारे हाथों मारे जाएंगे। मतलब नुकसान तो आपको हो भी करेगा। ठीक है? क्या ठीक है? मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब गाड़ी रोक दीजिए। उस वक्त हम टीपीएस निजामुद्दीन के करीब गुजर रहे थे। मैंने स्कूल वाले साइड में लगाकर कार रोकी तो वह नीचे उतरा और फ्लाईओवर के नीचे गुजर कर तेजी से दूसरी तरफ पहुंच गया।
उसकी निगाहों से ओझल होते मैं उसके पीछे लपका दूसरी तरफ पहुंचा तो उसी वक्त आगे से बढ़ती एक मोटरसाइकिल की झलक मुझे सुनाई दी। जिस पर बैठा शख्स वह था या नहीं, ये जानने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मगर बाइक का नंबर मैंने फिर भी याद कर लिया। आगे वो मेरे ज़हन से उतर न जाए इसलिए हाथ उसे पॉकेट डायरी में नोट भी कर लिया। तत्पश्चात अपनी कार में बैठकर मैंने रजिस्ट्रेशन चेक किया तो नाम सामने आया, वह अवसरदास पुजारी का निकला। मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि अभी एक बार भी दिल से मैं उसे कातिल कबूल नहीं कर पाया था, जबकि पूरे मामले में इकलौता वही शख्स था जिससे अब तक न तो पुलिस कोई पूछताछ कर पाई थी, न ही मेरी कोई मुलाकात हुई थी। तो क्या मुझ पर गन तानने वाला शख्स वही था? सोच विचार के वक्त जाया करने की बजाय मैंने गाड़ी तुरंत पुजारी के घर की तरफ दौड़ा दी, क्योंकि उत्सुकता उस वक्त चरम सीमा पर थी। मैं उस बात को कल नहीं टाल सकता था। तेज रफ्तार कार दौड़ाता मैं पुजारी का आवास पर पहुंचा तो वहां उसे बाइक को खड़ा देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ऊपर से घर के भीतर उजाला था तो साबित करता था कि दोनों मियाँ बीवी अभी जाग रहे थे। गाड़ी से उतरकर मैं गाड़ी के पास पहुंचा। वह दिन की पारी वाला शख्स नहीं था, इसलिए मुझे उसको अपना नाम और काम दोनों बताना पड़ा, जिसके बाद उसने पुजारी को फ़ोन करके मेरे आगमन की जानकारी दी। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद गेट खोलकर खड़ा हो गया। कुछ देर पहले तक तो पुजारी साहब बाहर थे। मैंने बहाने बहाने से असलियत जानना चाहा। इतनी जल्दी लौट भी आए? जाना ही कितनी दूर होता है सर। हाँ, आज वापस लौटने में थोड़ी देर ज़रूर हो गई उन्हें। कहाँ गए थे? नेहरू पैलेस के चौराहे से थोड़ा पहले एक आइसक्रीम पार्लर है। साहब और मेम साहब हर रात डिनर के बाद वहाँ आइसक्रीम खाने जाते हैं। कितने बजे निकले थे? क्यों पूछ रहे हैं? उसकी आंखों में संदेह उतर आया। बस ऐसी ही, कोई खास वजह नहीं। घड़ी तो मैंने नहीं देखी थी सर, लेकिन इतना फिर भी बता सकता हूँ, निकले वो 9 बजे के बाद ही थे। फिर वापस कब लौटे? ठीक 10 बजे। कहकर वो भीतर की तरफ देखता हुआ बोला, लीजिए आ गए साहब। अगर वक्त की बाबत गार्ड गार्ड कोई गलत बयानी नहीं कर रहा था तो उसका मतलब यही बनता था कि पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मुझ पर गन तानने वाला शख्स पुजारी नहीं रहा हो सकता। और सदास पुजारी मेरे सामने आना खड़ा हुआ। वह बजाज की उम्र वाला बेहद चुस्त तंदुरुस्त शख्स था, जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हुआ था। कद में मेरे से थोड़ा छोटा था, जिससे मैं ये अंदाजा लगाया कि 6.5 फीट के करीब वह रहा होगा, या उससे 1-2 इंच ऊपर। 6 फीट का तो वह हरगिज भी नहीं हो सकता था। कौन हो तुम? वह मुझे घूरता हुआ बोला। गार्ड ने नहीं बताया? नाम बताया था, जो इतना अजीब था कि मुझे याद नहीं रहा गया। ठीक उसी तरह जैसे आपका नाम भी लोग बाग भूल जाया करते होंगे, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा क्योंकि मुझसे कहीं ज़्यादा अजीब है। सुनकर उसने खा जाने वाली निगाहों से मुझे देखा। मुझे इस बात की भी हैरानी है कि सर कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, जबकि 10-15 मिनट पहले ये हमारी मुलाकात होकर हटी है। क्या बक रहे हो? मैं तो जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी होगी, लेकिन उस बारे में बहस नहीं करना चाहता। अब साफ साफ बताओ, कितनी रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? उस दौरान मेरा पूरा ध्यान उसके लहजे पर ही टिका रहा, मगर कोई भी ऐसी बात मुझे नहीं सूझी जिससे ये साबित हो पाता कि मेरी गाड़ी में गन तान कर बैठने वाला शख्स ही वही था। मैं अंशिका और अमित बजाज के कत्ल वाले मामले में खोजबीन कर रहा हूँ सर। आप उनके खास दोस्त हैं, इसलिए सोचा 2-4 सवाल आपसे भी कर लिए जाए। रात के 11:15 बजे? आप जग ही तो रहे हैं जनाब, 2 मिनट का वक्त दे देंगे तो अलग से क्या बिगड़ जाएगा? आखिर मरने वाला आपका भी दोस्त था, उसके लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, दोस्त तो बराबर था, कहकर उसने गहरी सांस खींची, फिर छोड़ता हुआ बोला, बहुत बुरी बीती मियाँ बीवी के साथ। खैर तुम पूछो, क्या जानना चाहते हो? यही गेट पर खड़े होकर तुम्हारी कार में बैठकर बातें कर लेते हैं, क्योंकि इतनी रात के मैं तुम्हें अपने घर में अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, कार में ही सही। तत्पश्चात हम दोनों मेरी बैलून में आगे वाली सीट पर सवार हो गए। कहीं बाहर गए थे आप? घंटा भर पहले गया था। मैडम भी गई थी? हाँ भाई, वो भी गई थी। कब गए थे? 9 बजे। वापस कब लौटे? ये ये तुम मेरा इंटरव्यू लेने क्यों जुट गए? मामूली सवाल है सर, प्लीज़ जवाब दीजिए। 10 बजे के लौट आए थे। गेट के बाहर खड़ी बाइक आपकी है? जब मेरे घर पर खड़ी है तो और किसकी होगी? कुछ देर बाद कुछ देर के लिए ही सही, आपने बाइक किसी को उधार दी थी? मैं अपना बुखार भी ना दूं किसी को बाइक तो दूर की बात है। आज दिन में मैडम से मुलाकात हुई थी मेरी, तब किसी बात
के जवाब में उन्होंने बताया कि आप तो हर रात डिनर के बाद आइसक्रीम खाने जाते हैं। आज आज भी वहीं गए थे। गार्ड का नाम मैंने ये सोच कर नहीं लिया कि कहीं पुजारी इस बात पर भड़क कर उसे डांटना फटकारना शुरू कर दे। हाँ, आइसक्रीम खाने गए थे। उसने घंटे का वक्त लग गया। हाँ, लग गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, क्यों नहीं, क्यों होगी भला? मगर जवाब तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। अगर कल को पुलिस भी तो पूछेगी, फिर मुझे बताने में क्या हर्ज है? पुलिस मुझसे ये पूछे कि आइसक्रीम पार्लर से लौटने में 1 घंटा क्यों लग गया? जी बेशक। तो मजाक मजाक कर रहे हो? नहीं सर, मैं फिर क्या आपके रुतबे के ना वाकिफ हूँ जो मजाक करके आपका वक्त ज़ाया करूँगा? सुनकर उसने पल भर को मेरी बात पर विचार किया या फिर करने का ड्रामा किया। उसके बाद बोला, आइसक्रीम खाने के बाद हम दोनों वहाँ मौजूद पार्क में वॉक करने चले गए थे। उसके बाद लौट कर दोबारा एक आइसक्रीम खाई, फिर घर लौट आए। वह 10 बजे तक घर लौट आया था। उस बात पर यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी वही लग रहा था कि पार्किंग पर मुझ पर गन तानने वाला शख्स वही था। क्या वह और उसका गार्ड दोनों झूठ बोल रहे थे? क्योंकि इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि बाइक का नंबर नोट करने में मुझ में कोई गलती हुई नहीं हुई हो सकती थी। अफसोस कि मैं उसकी जुबान नहीं पकड़ सकता था। अगले पल मैंने उन तमाम बातों को अपने ज़हन से झटक दिया, इसलिए क्योंकि जानता था वह अपनी मर्जी से कुछ भी कबूल करने वाला नहीं था। उसको झूठा साबित करने लायक ऐसा कोई एविडेंस मेरे साथ नहीं था। मगर आगे मैं हासिल बराबर कर सकता था, क्योंकि राजधानी में अगर आजकल सीसीटीवी कैमरों की भरमार थी। किसी न किसी में वो मुझे दिखाई देकर रहना था, बल्कि उस काम को तो पुलिस ज़्यादा आसानी से अंजाम दे सकती थी। मन ही मन अगली सुबह चौहान से उस बारे में बात करने का फैसला करते हुए मैंने नया सवाल किया। भाई एकदम नई जान पड़ती है सर। क्या यह मैं गलत हूँ? नहीं, अभी 10 रोज पहले खरीदी है। महंगी होगी, 2 लाख की है। फिर तो वाकई महंगी है। इसलिए कि क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बेशक कर सकते हैं जनाब। मैंने कब इनकार किया? तुम सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाते? बस आ ही गया समझे। उसके चेहरे पर जो ढंग दिखाई नहीं दे रहा था, उस अपनी निगाहें गड़ाता हुआ बोला, बताइए अंशिका बजाज का रेप और मर्डर क्यों किया आपने? क्या सिर्फ इसलिए कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो आपको भाव नहीं दे रही थी, या और कोई बात थी? तुम पागल तो नहीं हो? ये भला मैं भला उसका कत्ल क्यों करूँगा? बताया तो वह आपको ज़रा भी भाव नहीं दे रही थी, बल्कि एक रोज़ अपने घर से बेइज्जती करके भगा दिया था। उस रोज़ आप उसके आगे प्रेम प्रदर्शन करने की हिमाकत जो कर बैठे थे, याद आया? होश में बात कर, वरना सारी डिटेक्टिव की तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। गुर्राता हुआ बोला, अभी तो जानता नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ? यानी जवाब देना मुश्किल हो गया आपके लिए? तो यहाँ से पिटकर जाना चाहता है? उस बात उस बात का एक गवाह भी मौजूद है पुजारी साहब, इसलिए मुकरना आसान नहीं होगा। रही बात पिटकर जाने की, तो इसका पता आपका आपके हाथ उठाने के बाद ही चलेगा कौन किससे पिटने वाला है। मैं जानता था कि उसे गुस्सा दिला रहा था। ऐसे में मुझ पर हाथ भी उठा बैठता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, और ना ही कल को मैं उसका कुछ बिगाड़ सकता था। मगर करता भी क्या? प्यार से तो वो कुछ बताने को नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा क्या पता भड़क कर ही कुछ जवाब बोल दे, जिससे केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। मगर नहीं, वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा घाघ आदमी था। जुबान तो गंदी थी उसकी। मुझे ये सोचकर भी हैरानी हो रही थी कि वैसा शख्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर था। कलीग्स तो पक्का हर रोज उसकी मौत की दुआएं मांगते होंगे। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले तू। इतनी देर से और क्या कर रहा हूँ सर? सुनकर सुनकर समझने की कोशिश करना। वह पूर्वोत्तर लहजे से बोला, अंशिका बजाज जैसी छिनालों पर थूकता हूँ मैं, और वैसी औरत खुद मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाए तो भी मैं उसके हाथ न लगाऊं। दिलवा के पूछ लो, अंशिका छिनाल थी तो अपनी बीवी को क्या समझता था? मगर वह सवाल उसे पजामे से बाहर ला सकता था, तो फिर मेरे लिए अच्छी बात तो हरगिज भी नहीं होती, इसलिए चुप रह गया। अब अगर ये तू चाहता है कि मैं गाड़ी से उतर कर अपने घर को लौट जाऊं, तो बेशक कुछ भी बोल सकता है, वरना सोच समझ कर जुबान खोलना। वैसा चाहता तो नहीं हूँ सर, मैं बड़े धैर्य से बोला, मगर आप पर मेरे कोई अख्तियार तो है ही नहीं, इसीलिए चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि पुलिस को ठेंगा दिखाना आसान नहीं होगा। जिन्हें इस बात की भी खबर लग चुकी है, आपकी वाइफ और अमित बजाज के बीच रिलेशंस थे। मैंने वह बात इसलिए कही थी क्योंकि अर्चना मुझे बता चुकी थी कि पुजारी सब जानता था। जान से मार दूंगा, मेरे कहे के जवाब से वह बुरी तरह घुर्रा उठा।
हाँ, वह तो आप बराबर कर सकते हैं। धोखा कर चुकने के बाद हौसला तो बढ़ ही जाता है इंसान का। लगता है तो ऐसा नहीं मानेगा। क्यों गुस्सा हो रहे हैं सर? जो बात पुलिस को पता है उस पर खामोश रहकर भी आप क्या हासिल कर लेंगे? फिर तलाक भी तो लेने जा रहे हैं आप मैडम से, ऐसे में आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि उस उनका अमित बजाज के साथ कैसा रिश्ता था? सुनकर वो झाँक के तरह बैठ गया। मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, अभी मैं जो भी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वो कल पुलिस भी पक्का करेगी। ऐसे में अगर आपको पता होगा कि वो लोग क्या पूछ सकते हैं तो जवाब की तैयारी एडवांस में कर लें। एंड वक्त पर खुद को झटका लगने से बचा सकते हैं। समझ लीजिए अभी रिहर्सल चल रही है। जवाब में कुछ देर मौन रहने के बाद वो बोला, ठीक है पूछो, और क्या जानना चाहते हो? जवाब सच्चा देंगे जनाब तो तभी मेरे सवाल करने का कोई फ़ायदा होगा। कहा ना पूछो। थैंक यू। आप सबसे पहले ही तो यही कबूल कीजिए कि आप अंशिका बजाज को पाने के लिए मरे जा रहे थे। मरे जाने जैसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये सच है कि मैं उसे अपने करीब लाना चाहता था। इसलिए नहीं कि मेरा दिल उस पर आ गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वैसा करके मैं बजाज को तड़पाना चाहता था जो मेरी बीवी को फांसी ले बैठा था। मगर उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ रेप के कत्ल भी मैं ही कर सकता, मैंने ही कर दिया था। हाँ, माताल में भले ही न बनता हो सर, मगर जब सवाल आन बान और शान का हो तो लोग बाग आगे पीछे की परवाह नहीं किया करते। आप भी जब आसानी से अंशिका को अपने चंगुल में फंसाकर बजाज को तड़पाने में कामयाब नहीं हुए तो उसके साथ जबरदस्ती की और उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद बजाज ने हर हाल में तड़प हर हाल में तड़पना ही था जो कि आप देखना चाहते थे। असल में आपने वह हिसाब चुकता किया जिसकी उधारी अमित बजाज आपकी बीवी के साथ संबंध बनाकर रखकर अपने ऊपर चढ़ाया जा रहा था। लेकिन बख्शा तो आपने उसे भी नहीं, क्योंकि बदला भी तो लेना था। आपको कहकर मैंने पूछा, अब क्या आपकी वाइफ को भी खत्म कर देंगे? आखिर वह भी तो उतनी बड़ी कसूरवार है जितना वो खुद बड़ा अमित बजाज था। नहीं, क्योंकि वह उससे कहीं ज़्यादा बड़ी सजा की हकदार है जो कि अंशिका को मिली, अमित बजाज को मिली। भले ही देने वाला मैं नहीं था, लेकिन मुझे इस बात की दिल की खुशी है कि उसी यार हमारा कमीने को किसी ने ख़त्म कर दिया। नहीं किया होता तो मैं उसका यही वही वही अंजाम होना था। बस सज़ा देने वाले हाथ बदल जाते हैं। मगर अंशिका की मौत का बहुत दुख है मुझे, इसलिए क्योंकि बजाज और अर्चना के अफेयर में उसका कोई दखल नहीं था। आपने बताया नहीं कि बीवी को क्या सजा देंगे? तलाक, जैसा कि मैडम मुझे पहले बता चुकी हैं। नहीं, तलाक तो उसके लिए वरदान जैसा साबित हुआ। फिर वक्त आने तो पता लग जाएगा। कहीं आपका ये तो नहीं लगता कि मैडम ने ही उन दोनों को ख़त्म कर दिया था? कहा ना वक्त आने दो तो पता लग जाएगा। अपना किया धरा किसी और पर थोपना तो आसान नहीं होता पुजारी साहब। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि उन दोनों को मैंने मारा? सच पूछिए तो हाँ, मुझे ये लगता है। अच्छा, 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। कहने के बाद तो वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और गार्ड के पास जाकर उससे कुछ बातें करने लगा। फिर 30 सेकंड बाद वापस लौटा और वापस मेरी कार में बैठ गया। देखो, इस बार वो समझाने वाला अंजाम में देखा। मेरा किसी के कत्ल में मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम जो आरोप मुझ पर लगा रहे हो वे भी पूरी तरह बेबुनियादी हैं। बावजूद इसके कि मैं तुम्हारी पूरी बात सुनी, इसलिए सुनी क्योंकि कम से कम अंशिका को इंसाफ मिलता तो मैं यकीनन देखना चाहता हूँ। तुम पहले से ही उस केस पर काम कर रहे हो, बावजूद इसके अगर कातिल तक पुलिस से पहले पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारी कोई भी जायज़ फीस भरने को तैयार हूँ। थैंक यू सर, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर मैंने सवाल किया। ये बताइए कि आज शाम 5 बजे आप कहाँ थे? अपने घर में था। उससे पहले ऑफिस में? और कुछ पूछना चाहते हो तुम? नहीं सर, थैंक यू, आप बेशक आप जा सकते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है यार, चाहे जितने सवाल कर लो। सच में? और क्या मजाक कर रहा हूँ मैं? उसका अचानक बदला रवैया मुझे हैरान कर गया। बजाज का कत्ल अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? पता नहीं, रहा होगा उसका कोई दुश्मन। ऊपर से दोस्त होने के बावजूद मेरी और उसके साथ इतनी घनिष्ठता कभी नहीं रही जो अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करने लग जाता। तभी दूर से आती पुलिस पेट्रोल कार का सायरन की आवाज़ मेरे कानों में पहुंचने लगी। 187, 187।